आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पूरे देश को लॉकडाउन करने की बात कही। Well, the United Kingdom is now on total lockdown. Spain is due to go into a nationwide lockdown starting Monday. Victoria will be in lockdown within the next 48 hours. जिंदगी लॉकडाउन। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। मैं दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चलाता हूँ। इस महामारी की वजह से सारा काम बिल्कुल चौपट हो गया। अब दिनचर्या ऐसी गुजरती है कि समझ नहीं आता है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो पाएगी। मेरी बेटी जिस हिसाब से पढ़ रही थी, उसके अपने सपने थे, बहुत मेहनत मन लगाकर पढ़ रही थी। भविष्य में उसका जो मन था, जो उसका लक्ष्य था, वो यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहती थी। जो इंसान है वो आप ही के भाई हैं, आप ही की बहन है, उनसे ना नाराज होए। यही हम चाहेंगे कि ये वक्त जो है, जो सबसे अहम मानव अधिकार है, डिग्निटी होता है, राइट टू लाइफ होता है, उसको मानिए, उनको उसको स्वीकार कीजिए। इस अंग्रेज़ों को हम धीरे धीरे भारतीय चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे कि हाथ धोना बार बार, खाने से पहले, खाने के बाद, और इसके अलावा घर में घुसने से पहले जूते बाहर रखना। ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो। ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो। जिंदगी लॉकडाउन की तीसरे अंक में नमस्कार। मेरा नाम परवेज आलम है। मार्च सन 2020 बीता, लेकिन वो तस्वीरें शायद हम कभी ना भूल पाएं जिनमें हमने उन मजदूरों और गरीबों को देखा जो अपने शहर छोड़कर अपने कस्बे गांवों की ओर भाग रहे थे। लॉकडाउन में गरीब इंसान का बुरा हाल है, चाहे वो मजदूर हो या किसान। आज तक रेडियो पर पिछले दिनों में आपने आम हिंदुस्तानियों की बहुत कहानियां सुनी होंगी। हमारी वेबसाइट आजतक.in पर आकर अपने दाईं ओर ऊपर रेडियो माइक इमेज को क्लिक कीजिए। आप आज तक रेडियो के होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको समाचार और कई तरह के पॉडकास्ट सुनने का अवसर मिलेगा। जिंदगी लॉकडाउन जरा दूसरी तरह का प्रोग्राम है। इसमें हम आपके अनुभव शेयर करते हैं। आप भी अपनी आप बीती हमसे साझा कर सकते हैं। तरकीब भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले आपके और हमारे कुछ मानवाधिकारों की बात हो जाए, क्योंकि जिंदगी लॉकडाउन में सबसे पहले गाजगिरी है मानवाधिकारों पर। लेकिन ये भी हकीकत है कि बिना लॉकडाउन के जिंदगी भी नहीं बचेगी। पर क्या हम लॉकडाउन में जिंदगी की अस्मिता और गरिमा को भी बचाए रख सकते हैं? मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं मानव अधिकार पे काम करती हूँ। अभी तो हमारे सारे ऑफिस बंद हैं, पर हमारा काम रुका नहीं है। हम अभी भी काम कर रहे हैं। हम ह्यूमन राइट्स वॉच जो मेरा संस्था है वो 90 देशों में काम कर रहा है, और जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों की बहुत मुसीबतें हो रही हैं। मैं अभी गोवा में हूँ, जहाँ पे लॉकडाउन के बाद में काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं। दूध और ब्रेड, पोई जो यहाँ कहते हैं, ये सब का सामान जो एसेंशियल्स होती हैं, फ्रेश सप्लाईज होती हैं, उसकी कमी हो रही है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो ये है कि पुलिस का क्या रोल रहा है। और हम ये देखते हैं कि पुलिस जो लॉकडाउन इन्फोर्स कर रही है, कभी कभी उनके सोच में ये है कि ये कोई लोगों को ज़बरदस्ती करते हैं। वो सोचते हैं कि इनको जेल में रख रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मारपीट भी हो रहा है, ऐसे खबरें आ रही हैं। कभी कभी वो सज़ा भी दे देते हैं। अब पब्लिक की जिम्मेवारी है कि वो अंदर रहे, वो बाहर ना निकले। पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि वो प्यार से समझाएं। रिस्ट्रेंट कहते हैं हम लोग ये मानवाधिकार में, एक्ट विद रिस्ट्रेंट। हम चाहते हैं कि पुलिस ऐसा करे, लोगों को समझाए, पब्लिक मैसेजिंग हो, लेकिन मारपीट ना करें। इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हम ये देख रहे हैं कि थोड़ी शायद प्रिपरेशन पहले कर लेनी चाहिए थी। जब तक ये इंडिया में फैली है तब तक भारत की सरकार को पता होना चाहिए था कि बाकी जगह पे क्या क्या हुआ है। इसलिए शायद सप्लाई लाइंस थोड़ा बेहतर रखना चाहिए था। ये जो माइग्रेंट वर्कर पे इतनी परेशानी हो रही है, उसको थोड़ा पहले से अगर वो सोच लेते तो प्लान कर लेते। पर कभी कभी लोग वही कह रहे हैं कि जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था, वैसा ही इधर भी हुआ है कि अचानक से इतनी बड़ी एक क्लैम्प डाउन इन्होंने अनाउंस कर दी। वो शायद उनको थोड़ा समझ के करना चाहिए था।
पहले सरप्राइज रख लेनी चाहिए थी। प्लानिंग अगर बेहतर रहती तो लोगों को कम परेशानी होती। अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है, उससे उनको काफ़ी दुख है, पर हम ये चाहेंगे कि आगे सरकार इसका प्लान थोड़ा बेहतर बनाए। जो गरीब हैं, जिनके पास जो बुज़ुर्ग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जिनके स्पेशल नीड्स हैं, उनकी नीड्स को ज़रा ये ध्यान से सरकार संभाले। कभी कभी ये कह रहे हैं कि जो असिस्टेंस पहुंचेगा लोगों को वो आधार के साथ ना जोड़े, क्योंकि कई जगह पे हमने देखा है कि आधार काम नहीं करता है। जो सबसे गरीब है, जो सबसे मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो। और एक चीज़ जो हमने रिसेंटली देखा है इंडिया में कि लोग बहुत जल्दी से मारपीट पे उतर आते हैं। मोदी जी की बहुत रीच है, वो कहते हैं तो लोग सड़क पे उतर के तालियां बजाते हैं। तो उनकी वही पहुंच से वो आज ये करें कि लोग ऐसा ना करें, क्योंकि अभी जो ये लड़ाई लड़नी है हम सब ने लड़नी है। ये बहुत बड़ी महामारी है, हम सब अगर साथ काम करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तभी हम इससे जीत पाएंगे। हमको सरकार के साथ देना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी चाहेंगे कि सरकार लोगों का साथ दे। ऐसा ना हो कि लोगों के साथ कोई अन्याय हो, उनकी राइट्स अब्यूज़ हो। सरकार को हर वक्त मानवाधिकार का रक्षा करना चाहिए। अगर आपको किसी की चीज़ पे नाराज़ होना चाहिए तो फिर इसलिए तो आप वायरस पे नाराज़ होइए। जो इंसान है वो आप ही के भाई हैं, आप ही की बहन है, उनसे ना नाराज़ होएं। यही हम चाहेंगे कि ये वक्त जो है, जो सबसे अहम मानवाधिकार है, डिग्निटी होता है, राइट टू लाइफ होता है, उसको मानिए। जान भी बचे और इंसान की इज्जत भी सलामत रहे। गोवा से मीनाक्षी गांगुली, जो चर्चित मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की साउथ एशिया में डायरेक्टर हैं। अगर मैं कहूं कि अब जिस शख्स की आवाज़ आप सुनेंगे उसकी रिहाइश से तकरीबन 200 गज दूर के चबूतरे के नीचे 50,000 लोग दफन हैं। वो भी एक महामारी में मरे थे। वहां अब शहर आबाद है, बेनतहा रौनक रहती है। मैंने खुद अपनी आंखों से वो स्क्वायर देखा है। शायद आपको यकीन न हो, इसलिए इनसे मिल ही लीजिए। नमस्कार, मैं राकेश माथुर यहाँ लंदन से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं जहाँ रहता हूँ चार्टर हाउस, ये लंदन के केंद्र में है, बारबिकन और फारिंगडन के नज़दीक। यहाँ पर क्या हुआ था, इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। ये सिटी ऑफ लंदन के बिल्कुल सरहद पर है, और जब प्लेग हुआ था 1665 में यहाँ पर, जिसमें 100,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, तो उसमें से 50,000 लोगों को यहाँ पर चार्टर हाउस स्क्वायर में दफनाया गया था। तो उनकी लाशों के ऊपर जो है ना ये स्क्वायर बना था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस से कुछ लोग जो हैं, जो कैथोलिक मंक्स थे, वो यहाँ पर आए उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। तो उन्होंने एक मोनेस्ट्री बनाई, और मोनेस्ट्री जो है बहुत ऐतिहासिक जगह है ये। उसके बाद ये फिर जो है एक महल सा बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ वन भी यहाँ पर रही कुछ दिन। अब जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, 50 के करीब, उनमें से हम भी हैं एक। तो वो जो प्लेग की हम बात कर रहे थे 1665 में, तो वो प्लेग भी जो है बहुत भयंकर था। वो एपिडेमिक जैसे होते हैं, वो भी चीन से शुरू हुआ था और सिल्क रूट के ज़रिए धीरे धीरे यूरोप में आया था। तो काफ़ी लोग जो है, करोड़ों की तादाद में जो है पूरे एशिया और यूरोप में लोग मरे थे। तो हमें खिड़की से वो जगह दिखाई देती है जहाँ पर दफनाया गया था। और अभी फारिंगडन जो है स्टेशन बनाया गया, तो वहाँ पर कुछ और जो है उनको नर कंकाल मिले। लोग पूछते हैं कि क्या डर नहीं लगता, यहाँ पर भूत नहीं रहते क्या? लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर आप रोम में जाएंगे तो रोम भी जो है बसा था वो कंकालों के ऊपर, लेकिन उन्होंने सब कैटाकुम्ब बना दिया उनको। तो जो हमारा कम्यून है, जहाँ जिनके साथ हम रहते हैं, वो भी बड़ा दिलचस्प है। काफ़ी इतिहासकार हैं वहाँ पर। कुछ ना कुछ आजकल जो है हम सब यहीं पर ही बंद हैं, लेकिन 9 एकड़ जगह है। तो 9 एकड़ में जो है नज़रबंद होना जो है बुरी बात नहीं है। हालांकि हम कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमारे 4 बाग हैं यहाँ पर, और कुछ ना कुछ गतिविधियाँ रहती हैं। जैसे कि हम जो है फिल्म क्लब चला रहे हैं। आज हमने कला पर फिल्म देखी, सफ़ेद कला पर, और शुक्रवार को हम फ्रांसीसी फिल्म दिखाएंगे, मॉन ओंक्ल। पिछले सप्ताह हमने ला डोल्चे वीटा दिखाई थी फेलिनी की। तो अपने आप को हम सब लोग व्यस्त रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर गतिविधियाँ आध्यात्मिक होती हैं। जो औसतन उम्र है वो 80 के करीब है, इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और इसलिए हम बाहर बिल्कुल जा ही नहीं सकते, बिल्कुल भी। हालांकि सरकार का कहना है कि तुम 1 घंटे के लिए जा सकते हो और बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीद सकते हो ज़रूरी, लेकिन हमें सब चीज़ें मुहैया यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। यहाँ पर हम खाना भी खाते हैं, लंच भी करते हैं,
और डिनर भी करते हैं, बल्कि 4 दिन में खाने मिलते हैं, नाश्ते वगैरह जो हैं। तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। इच्छा तो बहुत है, क्योंकि हम घुमक्कड़ किस्म के आदमी हैं और सब कला दीर्घाओं में घूमते थे, लेकिन आजकल सब बंद है तो बाहर जाने का फ़ायदा भी नहीं है। धूप बहुत निकल रही है आजकल, इसलिए धूप का जो है ना बाग में लेने का जो है वसंत का अपना मज़ा है। डैफोडिल्स फूल खिल रहे हैं और डैफोडिल्स के अलावा ट्यूलिप्स भी अब जो है खुलने वाले हैं। बस ये दुख ही है कि हमारे जो दोस्त वगैरह हैं वो हमसे मिलने नहीं आ सकते और हम उनसे मिलने नहीं जा सकते। तो हाथ मिलाने की प्रथा समाप्त हो गई है। अब हमने धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया है नमस्कार, भारतीय नमस्कार। हमने कहा कि प्रिंस चार्ल्स भी नमस्कार करता है तो हम भी करेंगे। प्रिंस चार्ल्स जो है गवर्नर है यहाँ के, तो इसलिए अगर प्रिंस चार्ल्स करेंगे तो ये लोग भी मानेंगे। इस अंग्रेज़ों को हम धीरे धीरे भारतीय चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे कि हाथ धोना बार बार, खाने से पहले, खाने के बाद, और इसके अलावा घर में घुसने से पहले जूते बाहर रखना। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार राकेश माथुर, जो 9 एकड़ के चार्टर हाउस में 4 बागों के डैफोडिल्स के दरमियान लॉकडाउन की जिंदगी गुजार रहे हैं और अब उन्हें इंतजार है ट्यूलिप्स के खिलने का। भारत वापस आते हैं, जहां टैक्सी ड्राइवर कृष्णपाल को इंतजार है लॉकडाउन के खत्म होने का। उनके ख्वाबों की क्यारियां सूखने लगी हैं। उनकी बात सुनकर लगेगा कि ये टैक्सी ड्राइवर तो औरों को रोजगार देने चला था। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पैतृक गांव ग्राम कुरली भटोना, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं शुरू में अपने परिवार के हिसाब से अपने परिवार का गुजारा खेती से किया करता था। जंगली जानवरों का नुकसान, प्राकृतिक आपदाएं, इन सब चीज़ों से तंग आकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और सन 2016 में एक टैक्सी खरीदकर ऊबर में लगाई। जब ऊबर की शुरुआत ही थी दिल्ली एनसीआर में, तो शुरू में ऊबर या ओला जैसी कंपनियों ने अच्छे लुभावने सपने दिखाए और अच्छा पैसा मिलता था। अर्निंग धीरे धीरे सही होने लगी तो मन में ये विश्वास जगा कि अब शायद जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। परिवार में मम्मी पापा हैं, पत्नी और 3 बच्चे हैं। जो इस समय मेरी जो बेटी है बीएससी फर्स्ट ईयर में है, उसके भी अपने कुछ सपने हैं। बड़ा बेटा 11वीं क्लास में पढ़ता है, उसके भी अपने कुछ सपने हैं। छोटा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता है। ईश्वर की कृपा से मेरे तीनों ही बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। बेटी इतना अच्छा पढ़ती है कि 2-3 कंपटीशन में बैठी थी और नंबर भी उसका आया। बड़ा बेटा कबड्डी खेलने का शौकीन है। मैं टैक्सी चलाकर अपने बच्चों के सपने पूरे कर रहा था और मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे मैं अपने बच्चों का पेट भरने में कामयाब हो जाऊंगा। इससे पहले की बात मैं एक और बताता हूँ आपको। जब सन 2016 में मैंने टैक्सी बनाई थी, तो 1 साल टैक्सी चलाने के बाद मेरे पास कुछ पैसे की बचत हुई, जिससे मैंने मेरे ही आसपास के गांव के रहने वाले एक आदमी को और रोजगार दिया। कुछ बैंक से लोन लेकर एक गाड़ी और बनाई, जिससे उसके परिवार का गुजारा होने लगा और मुझे लगा, मन में ये संतोष हुआ कि मैंने किसी का चूल्हा चलाने में मदद की। इसी तरह धीरे धीरे मैंने एक गाड़ी और बनाई, कुछ बैंक से सहायता ली, कुछ 2 गाड़ियों ने मिलकर कमाया। अब मेरे पास 3 गाड़ी हो गई थी। गाड़ियों की किस्त जाती है थोड़ी थोड़ी, तो मुझे कुछ संतोष था। ऊबर ने मार्केट में कंपटीशन की वजह से या ऊबर की कुछ अपनी मजबूरियां रही होंगी, जो किराया पहले मिलता था उस किराए में कुछ कटौती हुई, तो अब कमाई कुछ कम हो गई थी। लेकिन मन में संतोष ये था कि मैं 2 लोगों को रोजगार देने में कामयाब हुआ। 2 लोगों का चूल्हा, उसके बच्चों का पेट मेरी मेहनत से, उनकी मेहनत से काम ठीक चल रहा था। अभी अचानक इस महामारी की वजह से सारा काम बिल्कुल चौपट हो गया। क्योंकि टैक्सी का काम दिल्ली एनसीआर में ऐसा है कि अगर बाजार बंद होगा या लोग आउट ऑफ स्टेशन चले जाएंगे या ट्रेन की सेवा, बस की सेवा, हवाई जहाज की सेवा बंद होने से टैक्सी का काम बिल्कुल बंद हो गया है। और गवर्नमेंट के सारे नियमों का पालन करते हुए मैं अपने घर में बैठ गया हूँ। अब दिनचर्या ऐसी गुजरती है कि समझ नहीं आता है कि भविष्य में क्या होगा,
कैसे मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो पाएगी। मेरी बेटी जिस हिसाब से पढ़ रही थी, उसके अपने सपने थे, बहुत मेहनत मन लगाकर पढ़ रही थी। भविष्य में उसका जो मन था, जो उसका लक्ष्य था, वो यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहती है, अभी भी चाहती है। लेकिन कुछ चिंता की लकीरें हैं जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब सुबह उठकर न्यूज़ देख लेते हैं, रामायण महाभारत देख लेते हैं और मन में यही सोचते रहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा या लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा तो कब तक बढ़ेगा। कुछ मूर्ख लोगों की वजह से, जो ये अभी 2-3 दिन पहले मरकज में हुआ, इन लोगों ने सारे देश की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिन बहुत मुश्किल कटता है, खाने पीने की वस्तुएं धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। बेटी की पढ़ाई कैसे पूरी कराऊंगा, कैसे बड़े बेटे के सपने पूरे करूंगा, कैसे छोटे बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा, कैसे दो लोगों की मैंने मदद की थी, जो गाड़ियां अगर किस्त नहीं जाएगी तो गाड़ियां खींची जाएंगी, बैंक ले जाएगा उनको। सारी बातों को सोच कर बड़ा चिंतित रहता हूँ। कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। पत्नी भी परेशान रहती है, बच्चे भी परेशान रहते हैं। मुझे परेशान देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अब मैं क्या करूं? सरकार से भी अपील करता हूं कि मैं और मेरे जैसे जाने कितने भाई हैं जो मेरी जैसी स्थिति में होंगे, या उनका परिवार का पेट कैसे भरेगा। सुबह से शाम तक केवल चिंता और सिर्फ चिंता। दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर कृष्णपाल सिंह और दिल्ली के दूसरे टैक्सी ड्राइवर कोरोना संकट से पैदा होने वाली लॉकडाउन की हालत में किस तरह अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, यही विषय है पूनम कौशल के एक और अलग पॉडकास्ट का, जिसे आप आज तक रेडियो की वेबसाइट पर आकर सुन सकते हैं। जिंदगी लॉकडाउन का ये तीसरा एपिसोड है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अब तक आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि ज़िंदगी तो लॉकडाउन में है, लेकिन हम सब की प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताएं या तरजीहात और सपने सब कितने अलग अलग हैं। लेकिन शायद एक बात पर हम सब सहमत हों कि बिना पॉजिटिव हुए सपने तो पूरे नहीं हो सकेंगे, बिना उम्मीद के ट्यूलिप भी नहीं खिल सकेंगे, बिना गुनगुनाए धूप भी नहीं खिलेगी। मिलिए एक नौजवान गायक से जो कबीर, फैज़, निराला और पाश गाता है और दिवाकर बैनर्जी की फिल्म तितली के लिए एक हिट गीत भी गाता है। हाय एवरीवन, मैं हूं हरप्रीत और मैं आपके साथ आज अपना रूटीन शेयर करना चाहता हूं। बेसिकली रूटीन लॉकडाउन के दौरान जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है रूटीन में, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर म्यूजिशियन हूँ, घर से ही काम करता हूँ। और अब बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मेरे पास बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है। पहले बाय चॉइस नहीं जाता था। लेकिन हाँ, रूटीन की बात करें तो सुबह उठता हूँ, सबसे पहले मैं रियाज़ करता हूँ, उसके बाद थोड़ा दौड़ने जाता था पहले, अब वो नहीं जाता हूँ, तो घर पे थोड़ा प्राणायाम कर लेता हूँ, थोड़ा सा योगा के आसन कर लेता हूँ, बेसिक वर्कआउट कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरी कोशिश ये रहती है कि दिन में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार मैं जाकर के अपडेट्स देख लूँ कि क्या सिनेरियो है, क्योंकि पता भी होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है। मैं अपनी ये बात करूँ तो वो मैं नहीं चाहता कि वो न्यूज़ और वो अपडेट्स मेरे दिमाग पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाएं कि मैं अपना जो रूटीन है, जो नॉर्मल लाइफ में मैं करता हूँ, वो डिस्टर्ब हो जाए, मैं वो ना कर पाऊँ। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि 1 या 2 बार सिर्फ उसे देखूँ। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड बेकिंग, तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। कल परसों मैंने रवा केक बनाया था, जो कि बहुत ही अच्छा बन गया बाय चांस। और अपना जो रूटीन है, जो मेरा रियाज है, जो मेरा प्रैक्टिस है, मैं उसे रेगुलर करते रहूं। ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो। ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो। वो जो ना मिल सका उसका क्या गम है, वो जो ना मिल सका उसका क्या गम है, और जो है मिला वो भी क्या कम है। अपने अपने रस्तों पे हम हैं,
साथ बिताई थी घड़ियां, उन घड़ियों के रंग भी तो संग है। ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो। अब क्या हम गिला शिकवा करें, अब क्या हम गिला शिकवा करें। खोया मैंने तुझे, तूने मुझे। जब खो दें हम एक दूसरे की हंसी को, जब खो दे हम एक दूसरे की हंसी को, क्या रह जाए आंखों में भर के नमी को, क्या रह जाए भर के नमी को। ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो। ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो। वाह, क्या खूबसूरत गीत है। गा रहे थे हरप्रीत। जिंदगी लॉकडाउन आज तक रेडियो पर हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज जारी है। कोरोना और लॉकडाउन के साए में आपका दिन कैसे गुजरा, शेयर कीजिए अपनी आप बीती हमारे साथ। संपर्क कीजिए radio@aajtak.com। फिर हम पलटकर आपसे संपर्क करेंगे और हो सकता है कि आपको रिकॉर्ड भी कर लें। जिंदगी लॉकडाउन, कोरोना वायरस की रोकथाम पर रिपोर्टें, ताज़ा समाचार, ये दूसरे पॉडकास्ट सुनने के लिए आज तक रेडियो की वेबसाइट पर आइए। पता है aajtak.in, जहां ऊपर दाईं तरफ रेडियो का बटन है। वैसे आप गूगल करके भी हम तक पहुंच सकते हैं। टाइप कीजिए आज तक रेडियो या आज तक पॉडकास्ट। आज के इस प्रोग्राम की एडिटिंग मिक्स की कपिल देव सिंह ने। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।